नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश से सरोकार रखने वाली खबरों में आज जो सबसे पहली खबर है जनमत में, वो दरअसल बिहार चुनावों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस चुनाव का हर किसी से सरोकार है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 18 जिले, 121 सीटें। मतदाताओं ने 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है, यानी ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें फोकस में रही। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट तो तेज प्रताप यादव की महुआ सीट, यानी दोनों भाई आमने सामने। और तारापुर से, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैदान में है। इनके अलावा अलीनगर सीट की भी चर्चा की जाए, जहां से गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय सीट, जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की मोकामा सीट, आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी रहीं। दरअसल चुनाव आयोग ने इस चरण के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी गई। चंद तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो देखिए, जो हाई प्रोफाइल चेहरे थे किस तरीके से अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आए। जहां सिमरी बख्तियारपुर से नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे भी हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार के लिए ब्रांड भी हैं। नीतीश कुमार जो पुनः मुख्यमंत्री के रूप में कहा जा रहा है कि सत्तासीन होंगे, वो वोट करने के बाद किस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ महुआ सीट पर नई पार्टी के साथ ताल ठोकते हुए तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। उधर राघोपुर सीट तेजस्वी यादव की, जो कि डेब्यू सीट भी है। तेजस्वी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही इसी सीट से की थी और यहां पर भी तेजस्वी यादव ने वोट डालने के बाद ये कहा कि जनता इस बार बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। महागठबंधन की सरकार बन रही और खुद पूरे लालू परिवार ने वोट कास्ट किया। उधर लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा, पहले भी ये सीट उनके खाते में रही है और इस बार भी यहीं से ही दमखम दिखाते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने जब वोट कास्ट किया और उसके बाद स्पष्ट रूप से कहा कि जनता ने अभी से मान लिया है कि वो जंगल राज पुनः दोहराना नहीं चाहती है और इसीलिए विकास के नाम पर एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। यानी दावों का पिटारा दिन भर पुनः खुलता रहा, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में बिहार के इन हाई प्रोफाइल चेहरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। उधर अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज था चुनाव आयोग के लिए पहले फेज को पूरी तरह से अच्छे से संपन्न कराना। तो चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 3 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र थे, जिनमें 1,98,00,000 पुरुष, 1,76,00,000 महिलाएं और थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हुए। वोटिंग खत्म होते ही एनडीए की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा कर दिया। कहा कि पहले चरण में 121 सीटों में से 100 सीटों पर एनडीए आगे है। 14 नवंबर को परिणाम आने पर बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कह डाला कि इस बार 2010 जैसे नतीजे दोहराए जाएंगे और लालू परिवार का कोई सदस्य विधानसभा नहीं पहुंचेगा। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन के दावों में भी दम नजर आया। उन्होंने एनडीए के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि जनता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि पहले चरण में युवाओं, महिलाओं और किसानों ने भारी संख्या में बदलाव करके वोट डाल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पहले चरण की कई सीटें बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाली है। आंकड़े कह रहे हैं कि 121 सीटों में से 52 सीटें ऐसी हैं जहां 2020 में जीत का अंतर 5,000 वोटों से भी कम था। इनमें से 15 सीटें आरजेडी, 13 जेडीयू और 9 बीजेपी के खाते में गई थी। सबसे कम अंतर वाली सीट रही थी नालंदा जिले की हिलसा सीट, जहां जेडीयू ने महज 12 वोटों से जीत हासिल की थी। तो इस बार भी हिलसा, मटिहानी, बछवाड़ा, कुरहानी, बरबीघा और बखरी जैसी सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, जिसमें 122 सीटों पर मतदान होगा। नतीजों की घोषणा, परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण के नतीजों से, परिणामों से ये तय होगा कि बिहार की सियासत किस करवट बैठने वाली है। ये पहले चरण के बाद
जिस तरीके की परिस्थिति है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उससे काफी हद तक बहुत कुछ समझ में आने लगा है। इधर सम्राट चौधरी की वापसी या तेजस्वी यादव की चुनौती भारी पड़ेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फेज 1 में खास तौर पर कौन कौन से खास पहलू रहे हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 5 बजे तक 60.13% वोटिंग हुई, जिसे बम्पर वोटिंग माना जा रहा है, जो कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। उधर बेगूसराय में 67.32%, भोजपुर में 53.24% मतदान संपन्न हुआ है। बक्सर की अगर बात की जाए तो 55.10, उधर दरभंगा में 58.38% वोटिंग दर्ज की गई है। 5 बजे तक के आंकड़े अभी तक क्लियरली आए हुए हैं। गोपालगंज में 64.96 यानी लगभग 65%, तो खगड़िया में 60.65% यानी लगभग 61% कह सकते हैं यहां पर वोट कास्ट हुआ। वहीं लखीसराय की बात की जाए तो 62.76%, तो मधेपुरा में 65.74% वोटिंग संपन्न हुई है। 5 बजे तक के आंकड़े हैं। मुंगेर में 54.90 और मुजफ्फरपुर में 64.63% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं नालंदा में 60.63%, तो पटना में धीमी रफ्तार रही, 55.02% ही वोट कास्ट किए गए। सहरसा में 62.65, समस्तीपुर में 66.65% मतदान दर्ज किया गया है। 18 जिले और अलग अलग सीटें जो रही हैं, 121 सीटें, मतदान का प्रतिशत क्या रहा है पहले चरण में, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस रण में 60.90, तो शेखपुरा में 52.36% मतदान दर्ज किया गया है। सारण में था दरअसल जो हमने आपके इसके पहले आपको दिखाया। वहीं सीवान में 57.41%, वैशाली जिले में 59.45% वोट कास्ट किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस पूरी वोटिंग प्रोसेस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और जब भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। और ये कहा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो महिला वोटर्स हैं, उनकी भूमिका बिहार का सिरमौर चुनने में सबसे ज्यादा निर्णायक मानी जा रही है। तो पहले चरण का मतदान तो खत्म हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है। 11 नवंबर को मतदान होना है, लिहाजा सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी, योगी समेत कई नेताओं ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। दूसरे चरण की बारी दिग्गजों ने इसे लेकर पूरी ताकत झोंकी है, और यही वजह रही कि एक तरफ पहले चरण का चुनाव चल रहा था, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के चुनावों के लिए स्टार प्रचारक पूरी तरह से रैली करते हुए नजर आए, विरोधियों पर हल्ला बोलते हुए नजर आए। अब की बार ये कहा जा रहा है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार होगी। किस तरीके से चुनावी रैलियों का रेला आज भी खासतौर से उन इलाकों में देखने को मिला जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है, और किस तरह से एनडीए ने महागठबंधन को घेरा, आइए आपके सामने रखते हैं। 1999 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था, और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट, बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे, कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। एक बंद के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है।
बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है और यही काम एनडीए ने किया है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे, उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर, और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। साथियों, आज मैं आपको आपके वोट की ताकत क्या होती है, कभी कभी हमको लगता है ना, हाँ मैं वोट दे के आया, ऐसा नहीं है। आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आज आपको आपके वोट की ताकत बताना चाहता हूं। बताऊं आपके वोट की ताकत क्या है? बताऊं। देखिए, आपके दादा दादी, नाना नानी ने, इनके एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था। लेकिन फिर 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया। और जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए। और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। विक्रमशिला की इस भूमि ने हर युग में देश और समाज को दिशा दिखाई है। एक बार फिर भागलपुर की धरती से पूरे बिहार को संदेश जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, पहले चरण के मतदार की और मतदारों का जो उत्साह है, और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है।
भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। तो महिला वोटर्स पर सबकी नजरें हैं और इधर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची मां सीता जी के मायके यानी सीतामढ़ी, वो मढ़ई जहां पर सीता जी रही और इसीलिए सीतामढ़ी कहा जाता है इसे, जहां चुनाव माहौल चरम पर है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने यहां मां जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया था। पुनरोधा धाम आपको याद होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्यक्रम का असर जनता की वोट पर भी दिखाई देगा? क्या धार्मिक आस्था के साथ साथ विकास के मुद्दे भी मतदाताओं की प्राथमिकता में हैं? और इन्हीं सभी पहलुओं पर सुदर्शन न्यूज संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू से विशेष बातचीत की है। सुदर्शन न्यूज का चुनावी सफर इस वक्त पहुंच चुका है सीतामढ़ी में, जहां पर जो चुनाव है वो सुनील वर्सेस सुनील हो चुका है। यानी बीजेपी के जो कैंडिडेट है सुनील कुमार पिंटू और जो महागठबंधन से कैंडिडेट है वो है सुनील कुशवाहा। तो किस सुनील की तरफ जो है जनता का झुकाव इस बार आप देख रहे हैं? पहले तो सुदर्शन न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सारी जनता दोनों सुनील को हटा के पिंटू की तरफ है। कोई सुनील नहीं, पिंटू है, पिंटू है। पूरे क्षेत्र में लोग मुझे पिंटू के नाम से जानते हैं और पिंटू का ही चर्चा है, कहीं कोई सुनील नहीं है। तो इस वक्त हम जो है आपने सुन ही लिया है, पिंटू जी के साथ ही इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। ये चर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस वक्त हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर। तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मुद्दा के अंदर में जो बिहार के अंदर में जो लगातार इधर जो विकास हो रहे हैं, चाहे वो पेंशन बढ़ा हो, बिजली की यूनिट फ्री मिले हैं, यहाँ तक कि सभी महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको 10,000 रुपया डायरेक्ट खाते में आना, आप अपना एक छोटा सा काम शुरू कर सके, ये और 5 किलो राशन मिल रहा है। ये सब सारे चीजों से बिहार की जनता और खासकर गांव की महिलाएं एकदम मोदी जी और नीतीश जी के फैन बनी हुई है। कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता सीधे कह रही है हमें फिर 2025 से 30 फिर से नीतीश। आप कह रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन महागठबंधन जो है कहता हुआ नजर आ रहा है कि तेजस्वी इस बार जो है बाजी मारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है नौजवानों से कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं तेजस्वी जी, दिन में ही देखते हैं, जागे जागे बैठे बैठे। ना उनकी कोई सरकार बनने जा रही है। दूसरा, बिहार में उतनी जमीन भी नहीं है। अगर सभी को नौकरी देंगे नौजवानों को तो बेचारे उतनी जमीन भी ला कर नहीं, क्योंकि वो तो बिना नौकरी देंगे, बिना जमीन का तो देंगे नहीं। तो बिहार में अभी उतनी जमीन नहीं बची हुई है। ये सब झूठा एक अफवाह उड़ा दिया गया है उनके द्वारा कि हम आएंगे तो सबको नौकरी देंगे। बेचारे जितने नौजवान हैं वो अपनी जमीन खोज रहे हैं कि हमको कौन सी जमीन उनको देना पड़ेगा कि हमको नौकरी मिले। तो पता चल रहा है कि उतनी बिहार में जमीन नहीं। डिफेंस कॉरिडोर भी जो है सीतामढ़ी को मिलने वाला है। जानकी मंदिर जो है मिल गया है, माता जानकी का आशीर्वाद भी जो है सीतामढ़ी को मिलने वाला है। तो इसका कहीं ना कहीं आप देखते हैं, जिस तरीके से आप क्षेत्र में जाते हैं, तो जनता में क्या रुझान है? देखिए, जनता बहुत खुश है। सिर्फ घोषणा नहीं हुई, सिर्फ शिलान्यास नहीं हुआ, जानकी मंदिर के जमीन अधिग्रहण के काम पूरे हो गए और अन्य कार्य चल रहे हैं। काम धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है और 3 साल का समय है। 3 साल में वहां पर राम जानकी पुनौड़ा धाम में मां सीता का अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपने मंदिर की बात कही है, तो मंदिर से क्या लगता है कि, क्योंकि लोग कहते हुए नजर आते हैं कि मंदिर से रोजगार मिलता है क्या, तो क्या लगता है कितना रोजगार मिलेगा? देखिए, मैं जब टूरिज्म मिनिस्टर था तो मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि जब टूरिस्ट कहीं आता और जाता है तो क्या होगा। एक टूरिस्ट जब कहीं पर उसके पैर पड़ते हैं तो 8 आदमी को रोजगार देता है। तो अगर वो मंदिर जब बनेगा और जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो एक टूरिस्ट 8 आदमी को रोजगार देता है। जब वो ट्रेन में बैठता है तो ट्रेन की टिकट कटाता है, वहां काउंटर पे 1 आदमी को रोजगार देता है, कुली को रोजगार देता है। जब बाहर आता है तो टैक्सी वाले को रोजगार देता है, रिक्शे वाले को रोजगार देता है, जिस होटल में ठहरता है उस होटल वाले को रोजगार देता है।
जिस मंदिर पर वो जाता है उस मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री बेचने वाले उन लोगों को रोजगार देता है। इस तरह एक टूरिस्ट 8 आदमी को रोजगार देता है। और जब मंदिर भव्य बनकर तैयार होगा, अगर आप सोच लीजिए कि अगर वहां पर डे अगर 20,000 ही आते हैं आदमी, तो सोच लीजिए 20,000 गुने 8 कितने आदमी को रोजगार मिला। पिंटू जी का सीतामढ़ी में बड़ा ही नाम है, तो इस बार जनता को क्या देने वाले हैं? 5 साल आप सीतामढ़ी को कितना आगे देखते हैं? देखिए, 5 साल के अंदर में मेरा सबसे बड़ा सपना है कि यहाँ पर सीतामढ़ी में जाम की बहुत समस्या है। एक बाईपास है जो बनाना जरूरी है। 1-2 बाईपास कम से कम एक और बनना जरूरी है। मैसौल ओवरब्रिज काम बहुत धीमी गति में, वो पूरा हो जाए। सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज जो मेरे अब समय में शिलान्यास हुआ, अब मेरे ही टाइम में उसका उद्घाटन हो जाए। हर हालत में जनता पर विश्वास है, जनता मेरा ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा, आपको मतलब और ज्यादा वोट मिलेंगे, उनको और ज्यादा कम वोट मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट सुनील कुमार पिंटू जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सीतामढ़ी। तो सियासी गर्मी अब बहुत तेज होती जा रही है। पहला चरण खत्म, दूसरे चरण की तैयारी जोरों पर है। इन सब के बीच आइए दूसरी खबरों पर भी नजर डालना जरूरी है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बाद अब पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट और नीलम वैली में हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 4 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर से हुई थी। छात्र सेमेस्टर फीस में भारी बढ़ोतरी और एजुकेशन सिस्टम की खामियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान एक छात्र गोली लगने से घायल भी हुआ, जिसके बाद आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। लाहौर में भी इंटरमीडिएट छात्रों ने धरना दिया और कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो जैसे नारे भी लगाए। छात्रों का आरोप है कि ई मार्किंग सिस्टम के कारण रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। कई छात्रों को बहुत कम नंबर मिले, जबकि कुछ को उन परीक्षाओं में पास दिखाया गया जिनमें वो बैठे ही नहीं थे, यानी उसमें शामिल ही नहीं हुए थे। 30 अक्टूबर को 11वीं कक्षा के रिजल्ट 6 महीने की देरी से जारी किए गए थे, जिससे छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। बोर्ड ने जांच कमेटी तो गठित की, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। जेन ज़ी की 7 प्रमुख मांगें: ई मार्किंग सिस्टम को तुरंत बंद किया जाए, रीचेकिंग फीस प्रति विषय 1500 रुपए माफ किया जाए, वहीं 7 विषयों की 10,500 रुपए फीस गरीब छात्रों के लिए घटाई जाए, खराब स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और लैब की मरम्मत और निर्माण हो, और साथ ही अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी भी दूर की जाए, सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए, भ्रष्टाचार और सेना के अत्याचारों पर रोक लगाई जाए। ये तमाम मांगे हैं जो जेन ज़ीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर महंगाई पर भी पहले उठ चुकी हैं आवाजें, और इससे पहले अक्टूबर में आपको याद होगा कि पीओके में महंगाई, बिजली बिल और आटे की सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में 5 दिन तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई नियंत्रित न कर पाने का आरोप लगाया था। जेकेजे एएसी ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें खत्म करने की भी मांग शामिल की गई थी। सरकार ने 21 मांगे तो मान ली, तब जाकर विरोध खत्म हुआ था। इन प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले भी पीओके में बार बार सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। 2023 में गेहूं की सब्सिडी हटाने और बिजली दरें बढ़ाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था, जबकि 2022 में नए कानून के विरोध में आजादी के नारे लगे थे। और अब एक बार फिर से सड़कों पर जिस तरह से जेन ज़ी बगावत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में खतरे की घंटी का सबब बनता जा रहा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का श्रेय खुद को देते हुए विवादास्पद बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने न केवल अपने पुराने दावे को दोहराया, बल्कि उसे और मसालेदार बना दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध की स्थिति बनी थी, तब उनके हस्तक्षेप की वजह से ही हालात शांत हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाई में
गिराए गए लड़ाकू विमानों की संख्या भी 7 से बढ़ाकर 8 कर दी। उनके इस बयान ने एक बार फिर राजनयिक हलकों में हलचल मचा दी है। मियामी में आयोजित अमेरिका बिजनेस फोरम यानी यूएस बिजनेस फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि जब मैं भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की बातचीत में था, तभी अचानक मुझे अखबार में खबर मिली दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। मैंने सुना 7 फाइटर जेट गिराए गए हैं और 8वां बुरी तरह घायल था, यानी कुल 8 जेट। ये 2 न्यूक्लियर नेशंस हैं। मैंने तुरंत कहा जब तक शांति नहीं होती कोई ट्रेड डील नहीं होगी। ट्रंप ने मंच से आगे कहा कि जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि युद्ध के दौरान अमेरिका किसी तरह का व्यापार समझौता नहीं करेगा, तो दोनों देशों ने अगले ही दिन उनसे संपर्क करके बताया कि उन्होंने शांति स्थापित कर ली है। अपने अंदाज में ही तालियां बजवाते हुए ट्रंप ने कहा कि देखा, बिना टैरिफ और सख्ती के ये कभी भी नहीं हो सकता था। अब वो डील करते हैं। उन्होंने इसे अपनी तथाकथित नीति यानी पीस थ्रू स्ट्रेंथ, शक्ति के जरिए शांति का उदाहरण बताया। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 8 महीनों में उन्होंने 8 युद्ध रोके हैं। यह भी जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि इन 8 युद्धों में कोसोवा, सर्बिया, कांगो, रवांडा और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम भी शामिल है। दावा किया कि अगर वो ना होते तो कई जगहों पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच गई होती। लेकिन ट्रंप के इन बयानों की सच्चाई भारत और पाकिस्तान दोनों ही पहले कई बार खारिज कर चुके हैं। भारत ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका की किसी भी मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर बातचीत केवल द्विपक्षीय स्तर पर होती है। किसी तीसरे देश की भूमिका स्वीकार्य नहीं है। दरअसल ट्रंप का यह दावा पहली बार नहीं है। मई महीने में जब भारत पाक सीमा पर तनाव की स्थिति बनी थी, तब से ही ट्रंप बार बार इस कहानी को दोहरा रहे हैं। वो अब तक कम से कम 60 बार इस बयान को अलग अलग मंचों पर दोहरा चुके हैं। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बयान उन्होंने कई बार अलग अलग आंकड़ों और घटनाक्रमों के साथ पेश किया। कभी उन्होंने कहा कि 6 विमान गिरे, कभी 7 और अब उन्होंने इसे संख्या बढ़ाते हुए इसे 8 तक पहुंचा दिया है। भारत के राजनयिक सूत्रों के अनुसार मई में वास्तविक स्थिति कुछ और थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की उत्तेजक गतिविधियों का जवाब दिया था, जिसके बाद दोनों देशों में सीमित झड़पें हुई थी। 10 मई को पाकिस्तानी सैन्य कमांडर्स ने भारतीय समकक्षों से संपर्क करके तनाव घटाने की विनती की थी। आग्रह किया गया था, भीख मांगी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और उसी के बाद सीमा पर शांति बहाल हुई। यानी भारत ने अपनी शर्तों पर यह शांति समझौता किया। किसी अमेरिकी हस्तक्षेप की भूमिका तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अमेरिकी मीडिया में भी ट्रंप के इस दावे को राजनीतिक प्रचार और चुनावी भाषण का हिस्सा बताया जा रहा है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ट्रंप दरअसल अपनी घरेलू राजनीति में ये दिखाना चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिका वैश्विक शांति का निर्णायक खिलाड़ी था, जबकि हकीकत में ये केवल ओवरस्टेटेड नैरेटिव है। भारत ने इस बार भी ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया, लेकिन जैसा पहले भी कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं, ये दोनों देशों का द्विपक्षीय मामला है। पाकिस्तान ने भी इस बार कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में भी ट्रंप के इस बयान को अतिशयोक्ति बताया गया। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान अमेरिका में आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रवादी और ताकतवर नेता की छवि गढ़ने की कोशिश है। राजनयिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ट्रंप का यह दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति को लेकर भ्रम पैदा करने वाला है। भारत की नीति हमेशा से यह रही है कि तीसरे देश के दखल के बिना ही क्षेत्रीय मसले सुलझाए जाएं। कुल मिलाकर मियामी की इस सभा में ट्रंप का भाषण एक बार फिर तथ्य से ज्यादा तमाशा बन गया। उन्होंने श्रोताओं को हंसाते और तालियां बजवाते हुए एक ऐसी कहानी सुनाई जिसका कोई आधिकारिक या वास्तविक आधार है ही नहीं। लेकिन भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप अपने बयानों में फैक्ट से ज्यादा
फिक्शन जोड़ने के लिए पहले से ही चर्चित रहे हैं। तो ट्रंप भूल गए हैं कि ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है, जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। भारत फर्स्ट की नीति के साथ चल रहा है और इसीलिए भारत ने ये सीज़फायर भी अपनी शर्तों पे किया। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, उसकी शूरता, उसकी वीरता, उसके विजय होने की कहानी दुनिया के सामने है। दुनिया को ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए, जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।